हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए प्लस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय की सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी की गई संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं संगणक सीधी भर्ती की जो वैकेंसी अभी जारी होने वाली है, उसके लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एसएसओ की वेबसाइट पर जाके आपको एसएसओ आईडी बनवानी पड़ेगी। एसएसओ आईडी बनाने के बाद में आपको एसएसओ की वेबसाइट पर जाके एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद में आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, जब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों, अगर हम बात करें जर्नल की, तो जर्नल के लिए एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाली है 450 रुपये, और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है। और इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम फ़ीस अगर एक बार जमा होने के बाद में वापस नहीं लौटाई जाएगी, और फीस जिस श्रेणी में जमा कराई जाती है अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जाएगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में सामान्य परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कंप्यूटर सीधी भर्ती के बारे में, तो इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर सीधी भर्ती है उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र यानी कि मैथ या स्टैटिक्स या इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र यानी कि मैथ्स या फिर स्टैटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर बात करें हम तो इस कंप्यूटर सीधी भर्ती के लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसी के साथ में अगर आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी कि इन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और दोस्तों, बात करें हम सहायक सांख्यिकी अधिकारी और संगणक सीधी भर्ती के बारे में कि इनकी एज क्या रहने वाली है, तो इसके लिए जो संगणक सीधी भर्ती के लिए जो आपकी एज रहने वाली है वह 18 वर्ष यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपको अगर सहायक सांख्यिकी अधिकारी की एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी कम से कम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 साल होनी चाहिए। और साथ ही अगर एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स रहेगा। और अगर आप विशेष कैटेगरी में आते हैं तो इसके लिए आपको छूट निम्न प्रकार दे होगी, यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग की महिला या अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो कि राजस्थान की मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी रिक्त पद पर सब्सटेंटिव रूप से कार्य कर चुका हो और इन विषयों के तहत नियुक्ति के योग्य था, इसके मामले में उनकी आयु सीमा लागू नहीं होगी। और इसके साथ ही हम बात करें संगणक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, तो दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम दे रखा है यानी कि जो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और संगणक सीधी भर्ती दोनों के लिए ही सेम परीक्षा स्कीम रहने वाली है, जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसमें जनरल नॉलेज यानी कि जीके का पार्ट है, उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है। जो आपका बी पार्ट रहेगा उसमें आपके स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और इसमें पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3
मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका गलत आंसर होने पर आपका 1/3 यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें बताया गया है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% एंड टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं, यानी कि 100 में से आपके 40 नंबर नहीं आते हैं, तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, यानी कि आप पास नहीं होंगे। तो आपको कुल मिला के अगर आपको पास करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। और जो 4th नंबर का जो पॉइंट दे रखा है इसमें बताया गया है द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो एक बैचलर लेवल यानी कि स्नातक लेवल का जो आपका पेपर रहेगा। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप RSM-SSB की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें हम, जो पार्ट फर्स्ट रहेगा जनरल नॉलेज का, उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर जो ये जो मेन टॉपिक दे रखे हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इनके ऊपर इनका डिस्क्रिप्शन में आएगा। ठीक है, और उसके बाद ही जो सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, तो इनसे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए इनमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो इनके अगर आपके इनके बीच में से ही क्वेश्चन बन के निकल के आएगा। ठीक है, और जो 3rd नंबर का जो दे रखा है पॉइंट, उसमें बताया गया है कि करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडियन मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें 3rd नंबर में आपका जो करंट अफेयर का जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर यानी कि राजस्थान की करंट अफेयर आएगी। और इसी के साथ बात करें हम पार्ट बी की, यानी कि जो आपका 70 नंबर का जो पार्ट रहेगा उसमें आपके क्या क्या आने वाले हैं। इसमें आपका जो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स इन टॉपिक के ऊपर ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रहेगा कलेक्शन क्लासिफिकेशन टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी डिस्प्रेशंस मोमेंट, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो सेकंड है वह है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, जो 3rd है वो डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वरिंग। ठीक है, जो 4th है टाइम सीरीज एनालिसिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो 5th है वो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके साथ ही जो 6th नंबर पे है वाइटल स्टैटिक्स, और 7th नंबर पे है स्टैटिकल सिस्टम एंड स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड राजस्थान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो 8वां नंबर पे दे रखा है इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, और 9th नंबर पे है इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, और 10th नंबर पे है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और जो 11th नंबर पे है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है, और जो कंप्यूटर यानी संगणक जो भर्ती है उसके लिए भी ये सेम सिलेबस रहने वाला है। इसी टॉपिक्स पे आपका पेपर इस टॉपिक से ही रिलेटेड आपका पेपर आएगा, और यानी कि बस थोड़ा सा इसका जो लेवल है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का वो थोड़ा इसका लेवल बढ़ के आता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स भी आ रहा था कि सर जो अगर सेकेंड ईयर में कोई स्टूडेंट है तो क्या वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप अपेयरिंग में, यानी कि अगर अपेयरिंग में आप संगणक का फॉर्म लगा सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अपेयरिंग में SSO यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी इसके पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और इसके पोस्ट के लिए भी आप फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग में फॉर्म लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट आपका जो होगा उसमें आपको रिप्लाई किया जाएगा, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।